जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी पेट के तहत आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे महत्वपूर्ण टॉप 50 MCQ। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये क्लास एसएससी, सीजीएसएल, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी ट्रिपल एससी, पेट और सभी प्रकार के वनडे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? कौन से भाग में है? क्या भाग 1 में है या भाग 2 में है या भाग 3 में है या फिर भाग 4 में? बात हो रही है मौलिक अधिकार की मित्रों, और इसे मैंने आपको पहले भी बताया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। तो भाग 3 यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक फैले हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक, या अनुच्छेद 36 से 51 तक, या 14 से 32 तक, या 19 से 51 तक। तो मित्रों, जो मौलिक अधिकार आपका है ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का है। 36 से 51 आपका नीति निर्देशक तत्व है और 14 से 32 ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? क्या अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 15? तो मित्रों, यहाँ पर जितने विकल्प हैं इसमें से अनुच्छेद 12 के तहत आप लोगों को राज्य की परिभाषा दी गई है। और संविधान में राज्य की परिभाषा एक जगह और है, अनुच्छेद 36 में, डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी दिया गया है। तो इस विकल्प के अकॉर्डिंग आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? 14 से 18 में, या 19 से 22 में, या 23-24 में, या फिर 25 से 28 में? तो मित्रों, 14 से 18 जो आपका है ये समानता है, इसमें समानता का अधिकार है। बात करेंगे 19 से 22 तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का। अगर 23-24 की बात करें तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें बाल श्रम है और मानव व्यापार है। तो इसमें क्या आ रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। और अगर हम बात करें 25 से 28 का तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हम लोगों से क्या पूछा गया है कि समानता का, तो समानता का अधिकार कहाँ पर है? 14 से 18 में, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, अनुच्छेद 14 किस सिद्धांत को लागू करता है? अर्थात अनुच्छेद 14 में कौन सा सिद्धांत लागू किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता, या न्याय का अधिकार, या विधि के समक्ष समानता, या शिक्षा का अधिकार? तो मित्रों, समानता की बात हो रही है और अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि अस्पृश्यता उन्मूलन मतलब छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 15 में, या अनुच्छेद 16 में, या अनुच्छेद 17 में, या अनुच्छेद 18 में? तो मित्रों, अनुच्छेद 17 जो आपका है इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अभिव्यक्ति अर्थात आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो इसकी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 18 में, या अनुच्छेद 20 में, या अनुच्छेद 19 में, या अनुच्छेद 21 में? तो आपका जो अनुच्छेद 19 है इसमें आपका बताया गया है क्या चीज़ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या अनुच्छेद 19 में है, या अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, या फिर अनुच्छेद 22?
तो मित्रों इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें तो ये दिया गया है अनुच्छेद 21 में, सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग भी क्लास को लाइक करते रहें और उत्तर जरूर देते रहें कमेंट सेक्शन में। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? कौन से अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार निहित है? अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21 ये, या फिर अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 16? तो अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व है, वहाँ पर राज्य को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अनुच्छेद 21 में इसे शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में जोड़ा गया है। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन से संविधान संशोधन से? तो 86वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया है सन 2002 में। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है? क्या अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 22 है, या फिर अनुच्छेद 25 है, या फिर अनुच्छेद 27 है? तो मित्रों प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया धार्मिक स्वतंत्रता यानी कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको इसकी स्वतंत्रता है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 25 से 28 में, या अनुच्छेद 29-30 में, या अनुच्छेद 19 से 22 में, या अनुच्छेद 14 से 18 में? तो मित्रों अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि किसी भी अपराध के लिए 2 बार दंडित न करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? मान लीजिए किसी ने कोई एक अपराध किया है तो उसको 2 बार दंड न मिले, ऐसा कहाँ पर है? अनुच्छेद 20 में, या अनुच्छेद 22 में, या अनुच्छेद 23 में, या अनुच्छेद 26 में? तो मित्रों ऐसा किया गया है अनुच्छेद 20 के तहत। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या बात करेंगे 13 की, तो प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 कह रहा है हैबियस कॉर्पस रिट का अर्थ क्या है? हैबियस कॉर्पस रिट जो है ये क्या है? बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करना, या फिर अधिक वेतन देना, या संपत्ति की सुरक्षा, या जातीय अधिकार देना? तो मित्रों हैबियस कॉर्पस जो है इस रिट का मतलब है कि बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करना, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि कौन सी रिट आदेश किसी पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु जारी किया होता है? तो मित्रों जैसे हाई कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का आदेश है। क्या प्रतिषेध रिट है, या परमादेश है, या उत्प्रेषण है, या उत्प्रेक्षा है? तो अपने कर्तव्य का किसी पदाधिकारी को पालन करने के लिए जो रिट जारी होता है वो होता है परमादेश होता है। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु रिट जारी करने की शक्ति देता है? मतलब कौन से अनुच्छेद के तहत न्यायालय रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 14 है, या फिर अनुच्छेद 19 है, या अनुच्छेद 32 है, या अनुच्छेद 50 है? तो मित्रों अनुच्छेद 32 जो है इसके तहत रिट जारी किया जा सकता है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार कितने हैं? 5 हैं, कि 6 हैं, कि 7 हैं, कि 8 हैं? तो संविधान जब बना था तो उस समय 7 रखे गए थे। संविधान बना था तो कितने थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसे भी मौलिक अधिकारों में ही रखा गया था, लेकिन इसे हटा दिया गया। अब ये किस में है? अब ये संवैधानिक अधिकार में है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार में नहीं है, तो इसलिए ये वर्तमान में कुल अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में कुल अधिकार 6 हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है? 4 प्रकार की, या 5 प्रकार की, या फिर 6 प्रकार की, या फिर 7 प्रकार की? तो इसमें मित्रों 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 19 में कौन कौन सा? 19A है, 19A है, 19B है, 19C है, 19D है, 19E है, और 19G है। यह नहीं है। अब देखिए ए में क्या है? तो बोलने की स्वतंत्रता है। 19A में बोलने की स्वतंत्रता है। फिर बी में क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता है।
सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, डी में आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी घूम सकते हैं, ई में बसने की स्वतंत्रता है, और जी में मतलब कहीं भी किसी भी राज्य में रह सकते हैं, और जी में किसकी स्वतंत्रता है, तो जी में आप लोगों का व्यापार करने की स्वतंत्रता है। यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है 19 अनुच्छेद के तहत। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत बालकों को खतरनाक काम में लगाने पर रोक है? अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 21 ये। तो मित्रों अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का विरोध किया गया है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार उद्धृत संविधान की आत्मा कहा जाता है? उद्धृत संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहते हैं? अनुच्छेद 14 को, या अनुच्छेद 19 को, या अनुच्छेद 21 को, या फिर अनुच्छेद 25 को? तो अनुच्छेद 21 को मित्रों मौलिक उद्धृत संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि राइट टू प्राइवेसी मतलब व्यक्तिगत यानी निजता का अधिकार जिसको कहते हैं को किस अनुच्छेद का हिस्सा माना गया? निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद का हिस्सा है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो मित्रों अनुच्छेद 21 के तहत इसे क्या माना गया है? निजता का अधिकार, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 और प्रश्न संख्या 21 से पहले अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। राइट टू इंटरनेट एक्सेस को किस अधिकार से जोड़ा गया है? मतलब इंटरनेट एक्सेस, राइट टू इंटरनेट एक्सेस से किस अधिकार से जोड़ा गया है? शिक्षा से, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, या समानता से, या धार्मिक स्वतंत्रता से? तो मित्रों ये कौन से है? तो ये बी वाला विकल्प होगा, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, प्रश्न संख्या 22 संविधान में किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को देने का अधिकार है? मान लीजिए किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके परिजनों को उसकी सूचना दी जाए, इसका अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में, या अनुच्छेद 21, या अनुच्छेद 22, या फिर अनुच्छेद 24? कौन से अनुच्छेद में है मित्रों? तो ये है अनुच्छेद 22 का हिस्सा। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में प्रतिशोध से रक्षा की बात कही गई, अर्थात बदले से रक्षा? मान लीजिए किसी को आपने मारा तो वो भी आपको मारे, तो इस बदले से बचने के लिए कौन सा है? अनुच्छेद 20 है, या अनुच्छेद 21 है, या अनुच्छेद 19 है, या फिर अनुच्छेद 16 है? कौन सा अनुच्छेद है मित्रों? तो इसमें अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20 का हिस्सा है, ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि कौन से अनुच्छेद में अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त है, अर्थात नौकरी पेशा में समान अवसर? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में है, या अनुच्छेद 14 में है, या अनुच्छेद 15 में है, या अनुच्छेद 17 में है? कौन से अनुच्छेद में है मित्रों? तो ये वाला अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष हर कोई समान होगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि सभी जाति धर्म के लोग एक समान व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, और 16 नौकरी पेशा में समान अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 कह रहा है, मतलब प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में धार्मिक करों का भुगतान न करने का प्रावधान है, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कर नहीं दिया जाएगा, जैसे कि पहले जजिया कर वगैरह चलते थे। अनुच्छेद 27 में है, या अनुच्छेद 25 में है, या फिर अनुच्छेद 26 में, या अनुच्छेद 28 में? कौन सा अनुच्छेद है मित्रों? तो इसमें आपका है अनुच्छेद 27, यानी 27 के तहत गैर धार्मिक कर कोई भी नहीं दिया जा सकता है। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या, अब देखिए 25 तक हम लोग मूल अधिकार देखिए, इसके बाद मूल कर्तव्यों को देख लें। तो प्रश्न संख्या 26 कह रहा है मूल कर्तव्यों की संख्या संविधान में कितनी है? मतलब कितने मूल कर्तव्य हैं? 10 हैं कि 11 हैं कि 9 हैं कि 12 हैं? कुल कितने मूल कर्तव्य हैं मित्रों? तो मूल कर्तव्य संविधान में वर्तमान में 11 हैं। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि मूल कर्तव्यों की सूची किस अनुच्छेद में दी गई है, अर्थात मूल कर्तव्य को किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 51 में, या अनुच्छेद 51 ये, या अनुच्छेद 50, या अनुच्छेद 48 ये? तो मित्रों इसे अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि कौन सा कर्तव्य संविधान की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करता है? अनुच्छेद 19, या अनुच्छेद 51 ए का सी, या 51 ए का ए,
या फिर 51A का ई। कौन सा अनुच्छेद है मित्रों? तो इसमें अनुच्छेद 51A सी है। मतलब इसमें संविधान की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा की जाती है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि किस वर्ष मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? कौन से वर्ष में जोड़ा गया? 1974 में, या 1975 में, या 1976 में, या 1977 में? तो मित्रों 1976 में होता है संविधान का 42वां संशोधन। 42वां संशोधन होता है और 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि मूल कर्तव्यों की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है, अर्थात कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, या रूस से, या ब्रिटेन से, या जापान से? तो मित्रों अमेरिका से मूल कर्तव्य नहीं लिए गए हैं, बल्कि मूल अधिकार लिए गए हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद की भावना का विकास करना किसका भाग है? मौलिक अधिकार का भाग है, कि नीति निदेशक तत्व का भाग है, कि मूल कर्तव्य का भाग है, कि राज्य की नीति का भाग है? तो ये कहाँ का भाग है मित्रों? ये मूल कर्तव्य का भाग है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना किस कर्तव्य में आता है? 51AG में, या 51AH में, या 51AI, या फिर 51AJ? मतलब सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहना, ये किस में है मित्रों? तो ये आप लोगों का है 51AI में, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 40वां, या 42वां, या फिर 44वां, या फिर 52वां? तो अभी मैंने बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि किस संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन, या 44वां संविधान संशोधन, या 86वां संविधान संशोधन, या 92वां संविधान संशोधन? तो मित्रों 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और इसके तहत 10 ही मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन होता है, 11वां मूल कर्तव्य इसी के द्वारा जोड़े जाते हैं सन 2002 में। ये ध्यान रखना है। इसी के तहत अनुच्छेद 21 ये भी जोड़ा जाता है, यानी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाता है, और इसी में यह भी जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि 11वां मूल कर्तव्य क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना, या फिर राष्ट्रगान का सम्मान करना, या शिक्षा प्राप्त करना, या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना? तो मित्रों 11वां मूल कर्तव्य जो है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक को शिक्षा दिलाने की बात करता है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि मूल कर्तव्यों की सूची किस भाग में आती है? भाग 3, या भाग 4, या भाग 4 ये, या फिर भाग 5? तो मित्रों भाग 3 में मूल अधिकार हैं। भाग 3 में क्या है? अधिकारों की बात की गई है। तो भैया जब अधिकार आपको दिए जा रहे हैं, अब 4 में क्या है? नीति निदेशक तत्व है, यानी नीति निदेशक है, राज्यों को नीति बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। और भाग 4 ये, तो यहाँ अधिकार दिया गया था, यहाँ पर आपको कर्तव्य दे दिया गया। यहाँ पर क्या दिया गया? कर्तव्य। और भाग 5 में क्या है? इसमें संघ की बात की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि मूल कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है? संवैधानिक है, या न्यायिक है, या नैतिक है, या कानूनी है? मतलब मूल कर्तव्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? इसमें से अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्यों की प्रकृति नैतिक होनी चाहिए। भाई ये हम अपने आप से हमें मानना चाहिए कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि किस न्यायालय ने कहा था कि मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए राज्य कानून बना सकता है? ये किसने कहा था? दिल्ली उच्च न्यायालय ने, या मद्रास उच्च न्यायालय ने, या सर्वोच्च न्यायालय ने, या पटना उच्च न्यायालय ने? किसने ऐसा कहा था मित्रों? तो ये कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। तो ये उसी ने कहा था। सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?
स्वर्ण सिंह समिति, या फिर बलिराम भगत समिति, या ताराचंद समिति, या अशोक मेहता समिति। तो मित्रों ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति पर, स्वर्ण समिति पर, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, मूल कर्तव्यों के विषय में क्या सत्य है? मतलब इनका उल्लंघन दंडनीय अपराध है, या ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी हैं, या इनका उल्लंघन गैर दंडनीय है, या फिर ये राज्य नीति के तत्व हैं। इसमें से कौन सा सही है? बात कर रहा है सही की, गलत की बात नहीं कर रहा है। तो इनका उल्लंघन गैर दंडनीय है, अर्थात दंड नहीं है। कर्तव्य तो दिया गया लेकिन इसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, और प्रश्न संख्या 41 से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इसे आप शेयर भी कर दीजिए। 41 कह रहा है कि क्या मूल कर्तव्यों में कोई नागरिक अधिकार शामिल है? कोई नागरिक अधिकार शामिल है तो हाँ होगा, या नहीं होगा, या आंशिक रूप से, या निश्चित नहीं है। क्या होगा इसका मित्रों? तो इसमें कोई भी नागरिक अधिकार शामिल नहीं है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि भारत की विविध संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का संरक्षण करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अर्थात कौन से अनुच्छेद में इसे मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है? 51 ए बी में, या 51 ए डी में, या 51 ए ई में, या 51 ए एफ में? तो मित्रों इसे 51 ए बी में जोड़ा गया है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना कौन सा कर्तव्य है? 51 ए जी, या 51 ए एच, या 51 ए एफ, या फिर 51 ए आई? कौन सा है मित्रों? तो इसमें 51 ए जी है, यानी ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि किस कर्तव्य में अभिव्यक्ति, विचार एवं विवेक की स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात की गई है? 51 ए में, या फिर 51 ए जे में, या 51 ए ई में, या 51 ए एफ में? तो मित्रों ये चीज़ कहा गया है 51 ए के जे में, यानी बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि भारत की संप्रभुता और एकता को बनाए रखना किस कर्तव्य का अंग है? कौन से कर्तव्य का अंग है? 51 ए बी, या 51 ए सी, या 51 ए डी, या फिर 51 ए आई? तो ये मित्रों किस में है? 51 ए के सी में है, अर्थात बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों शब्द का उपयोग किया गया है? मतलब मूल कर्तव्यों शब्द का उपयोग कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में, या अनुच्छेद 51 ए में, या अनुच्छेद 39 में, या अनुच्छेद 14 में? तो मित्रों इसके अकॉर्डिंग बहुत आसान है, 51 ए में ही मूल कर्तव्य की बात की गई है। डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि सामाजिक न्याय की भावना को बढ़ावा देना किस में शामिल है? क्या ये मौलिक अधिकार में शामिल है, या नीति निर्देशक तत्व में है, या मूल कर्तव्य में है, या इनमें से कोई नहीं है? तो मित्रों ये कहाँ पर है? तो ये चीज़ बात की गई है मूल कर्तव्यों में। सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, क्या मूल कर्तव्यों को लागू करने हेतु विधायिका कानून बना सकती है? तो कहा गया नहीं है, या हाँ, या फिर केवल संसद, या केवल राज्य? तो मित्रों अभी हमने एक प्रश्न दिया था कि कौन से न्यायालय ने कहा था कि राज्य कानून बना सकता है, अर्थात विधायिका कानून बना सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बता दिया है कि हाँ इसे लागू करने के लिए कानून बनाया जा सकता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 5 में, या भाग 1 में, या भाग 3 में, या भाग 4(1) में? तो ये वाला भाग 4 ए में है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? क्या भारत की संप्रभुता की रक्षा करना नहीं है, या माता पिता की सेवा करना नहीं है, या सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना? तो मित्रों
इसके अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में माता पिता की सेवा करने के लिए ऐसा कोई भी मूल कर्तव्य में नहीं बनाया गया है। ये तो वैसे भी हर किसी का नैतिक कर्तव्य होता है, इसलिए इसे मूल कर्तव्य में नहीं जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 50 तक हम लोग देख चुके हैं। और आप लोग मित्रों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। साथ ही साथ क्लास को लाइक करके कर दिया कीजिए और मित्रों के पास शेयर भी कर दिया कीजिए। तथा आपको कैसी लगी ये क्लास इसे बताने के लिए कोई और अगर सुझाव है तो उसे बताने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे आपका फीडबैक मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।